सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बड़ी खबरें हैं यहाँ पर। रूसी नेवी की पैसिफिक फ्लीट और नॉर्दर्न फ्लीट ने एक साथ 3 महासागरों में युद्ध अभ्यास किया है। रूसी नौसेना की इस पावर पैक्ड ड्रिल में युद्धपोत, जंगी जहाजों के साथ साथ सैटेलाइट किलर्स यानी एटमी सबमरीन्स ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के समुद्री योद्धाओं ने आखिर इस तरह की पावर प्रेजेंटेशन क्यों दी? क्यों एक साथ 3 समंदर में अपने लड़ाकों के साथ वॉर ड्रिल की? तो आपको बता दें कि असल में ब्लू बैटल ग्राउंड में एंग्री पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ उसके साथी मुल्क भी फंसकर चकरा सकते हैं। कैसे पुतिन ने तैयार की महायुद्ध की बिसात और कैसे महाशक्ति के खिलाफ होगा गेम ऑफ घात, इस रिपोर्ट में जरूर देखें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्लू वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसने हर किसी को दंग कर दिया है। यकीन मानिए, कई दशक बाद महाबली रूस की नौसेना ने अपने सारे फ्लीट, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर, सारे डेस्ट्रॉयर और तमाम पनडुब्बियों को न सिर्फ समंदर में उतारा है बल्कि ब्लू बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम भी मचाया। यह रूस की महाशक्ति होने का सबूत इसलिए भी है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन की नौसेना ने एक साथ 3 वॉर फ्रंट पर पावर प्रेजेंटेशन दिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो 3 फ्रंट हैं: बाल्टिक सागर, ब्लैक सी और प्रशांत महासागर। इन तीनों समुद्रों में रूसी नौसेना के अनगिनत योद्धाओं ने एक साथ जंगी ड्रिल की, अपने बारूदी ट्रेलर की नुमाइश की। अब सवाल यह है, आखिर रूस ने अचानक ही 3 समंदर पर पहरा क्यों लगाया? क्यों अपने समुद्री लड़ाकों के साथ ऐसा घातक चक्रव्यूह बनाया? तो आपको बता दें कि नीले समंदर में पुतिन की नौसेना के इस पावर प्ले का मकसद सिर्फ एक है: अमेरिका को सीधी चेतावनी, नाटो कंट्री में शामिल देशों को अपने आक्रामक तेवर से चेतावनी देना। जी हां, पहली बार रूस ने ब्लैक सी, बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर में एक साथ वॉर एक्सरसाइज की। जानते हैं क्यों? तो इसकी वजह इन तीनों वॉर जोन में एक्टिव उसके कट्टर दुश्मन हैं जो लगातार रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं, रूस के विरुद्ध समंदर में लामबंदी कर रहे हैं और उनमें शामिल हैं ब्लैक सी में यूक्रेन, बाल्टिक सागर में फिनलैंड और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया। मौजूदा वक्त में यही वो 3 देश हैं जो लगातार अमेरिका की शय पर रूस को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो 3 देश हैं जिनका रुख पुतिन को रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये तीनों देश अपने अपने समुद्री इलाकों में अमेरिकी नौसेना या फिर नाटो मेंबर की सेनाओं को एंट्री करवा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की अदावत तो जग जाहिर है, मगर जिस तरह से फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हैं उससे पुतिन बेहद खफा है। लिहाजा पुतिन ने अपने विध्वंसकों को सीधे वॉर जोन में उतार दिया।
और ये जता दिया कि अब अगर किसी भी तरह की हिमाकत हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूसी नेवी की पैसिफिक फ्लीट और नॉर्दर्न फ्लीट ने एक साथ 3 महासागरों में युद्धाभ्यास किया है। रूसी नौसेना की इस पावर पैक ड्रिल में युद्धपोत, जंगी जहाजों के साथ साथ साइलेंट किलर्स यानी एटमी सबमरीन्स ने भी हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक रूस की बोरेई क्लास एटमी पनडुब्बी ने फिनलैंड की खाड़ी में ड्रिल की। बाल्टिक सागर में ऑस्कर सेकंड क्लास सबमरीन ने एक्सरसाइज की। रूस ने R-30 बुलावा सबमरीन को भी ड्रिल के लिए बाल्टिक सी में उतारा। रूस के पश्चिमी छोर पर फिनलैंड मौजूद है। इन दोनों देशों के बीच बाल्टिक सागर है, जहां फिनलैंड की खाड़ी में रूस ने अपने साइलेंट किलर्स के साथ साथ जंगी बेड़ों के जरिए कोहराम मचाया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर फिनलैंड और रूस के बीच तनाव क्यों बढ़ा? क्यों पुतिन ने अपनी सेना को ब्लू वॉर जोन में बारूदी ट्रेलर के लिए उतारा? क्यों पहली बार बाल्टिक सागर में रशियन नेवी ने एटमी सबमरीन्स को तैनात किया? तो इसकी वजह है फिनलैंड यूरोपीय संघ का अहम सदस्य है। ब्रिटेन और अमेरिका के फिनलैंड से अच्छे संबंध हैं। फिनलैंड नाटो का मेंबर नहीं है, मगर नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 18वीं सदी में फिनलैंड सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद वो स्वीडन का हिस्सा रहा। साल 1917 में फिनलैंड स्वतंत्र देश बना। हालांकि फिनलैंड नाटो में शामिल नहीं हुआ, मगर नाटो मेंबर्स से फिनलैंड की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। वैसे भी नाटो के दुनिया भर में गैर सदस्य देशों से गहरे संबंध है। उसी में से एक फिनलैंड भी है। आशंका ये भी जताई जाती है कि पर्दे के पीछे यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी अमेरिका के साथ खड़ा होता है। बस इसी बात से रूस नाराज है और रूसी राष्ट्रपति ने ब्लैक सी के साथ बाल्टिक सागर में भी युद्धपोत, जंगी जहाजों के साथ एटमी सबमरीन से युद्धाभ्यास किया। अब रूस के इस बारूदी ट्रेलर का अमेरिका और उसके साथ के मुल्क क्या जवाब देते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से ब्लू वॉर जोन में एंग्री पुतिन ने बारूद बरसाया है, उससे दुश्मनों के होश जरूर उड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू जंगी ताकत दिखाना और दूसरा अपनी आर्थिक शक्ति दिखाना, जो कि रूस लगातार कर रहा है यूरोप को उसकी एनर्जी नीड्स की पूर्ति ना करते हुए, जिसको लेकर अमेरिका उस पर दबाव बनाना चाह रहा है। एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमा जो है, वहां पर चीन साजिश रच रहा है। पूर्वी लद्दाख में सरहद के पार ड्रैगन ड्रोन उड़ा रहा है। दूसरी तरफ अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय शूरवीरों ने खदेड़ दिया। इस साजिश के बीच आज शांति समझौते के लिए दोनों देशों की बैठक हुई है। कमांडर्स लेवल की बैठक में विवादित मुद्दों को सुलझाने का जिक्र हुआ है। हम आपको बताते हैं कि दिन भर चली बैठक में कहां बात बनी और कहां पेच फंसा रह गया। पहाड़ियों के बीच बारूद बरसाने वाली तोप गुर्रा रही है। सरहद के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं। मेड इन चाइना साजिश बढ़ रही है। चीन की सेना बॉर्डर के पार अपनी ताकत आजमा रही है।
अपने विस्तारवादी बादशाह के आदेश पर जहां घुसपैठ की कोशिश में जुटी है, जब हिंदुस्तानी शूरवीर ड्रैगन के हर षड्यंत्र को छिन्न भिन्न करने को तैयार है, तब तनाव के बीच फिर से विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे हैं मोल्डो गैरिसन में। मिलिट्री कमांडर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया। चीनी पक्ष के नेतृत्व का जिम्मा दक्षिण शिनजियांग जिले की सैन्य कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन को सौंपा गया था। 13वें दौर की बैठक में फिर से उसी मुद्दे पर बातचीत हुई जो विवादों के सेंटर में है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद की वजह बने हुए हैं। अब जरा समझिए कि भारत की तरफ से किन किन मुद्दों को उठाया गया। देपसांग बुल्गे, डेमचोक और हॉट स्प्रिंग ये वो जगह हैं जहां चीन वादा करने के बावजूद अपनी सेना को मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। विवादित इलाकों से चीन की सेना की वापसी के लिए भारत लगातार दबाव बना रहा है। भारत कह रहा है कि जब तक चीन की सेना मई 2020 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं होती, तब तक सीमा पर अमन शांति की बहाली नहीं हो सकती है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड वाया अरुणाचल प्रदेश तक चीन की क्षुद्र नीति जारी है। के बाराहोती सेक्टर मिनट में 15 गोले दाग सकती है। K9 वज्रतोप पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस होती है। ये जंगबाज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भारत ने अपने कन्वेंशनल वॉरफेयर यानी आप कह सकते हैं कि जमीनी लड़ाई के लिए मजबूती हासिल कर ली है, बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी, एयर डिफेंस को भी कितना ज्यादा मजबूत किया हुआ है। यही वजह है कि चीन लगातार 1.5 साल में भारत की सभी बातों को माना है, बल्कि ये भी कि जो चीन सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था, इन्हीं डिप्लॉयमेंट की बेसिस के ऊपर भारत ने ना सिर्फ चीन को एक काउंटर सरप्राइज दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की ऑन ग्राउंड और एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज चीन से कई गुना आगे और मजबूत बन चुकी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। K9 वज्र एक ऐसी बख्तरबंद तोप है जो पलक झपकते ही एक ठिकाने पर हमला करने के बाद दूसरी जगह अटैक कर सकती है। मौजूदा वक्त में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए K9 वज्र तोप का ही इस्तेमाल किया जाता है। K9 वज्रा हॉविट्जर गन को 2017 में करीबन 5 रेजिमेंट्स को भारत की इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। मकसद था कि भारत को एक ऐसी आर्टिलरी गन चाहिए थी जो ना सिर्फ दूरगामी इलाकों में, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इसको ले जाया जा सके, बल्कि इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा हो। करीबन 5 रेजिमेंट्स को आ जाने के बाद भारत ने और कई रेजिमेंट्स को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 40 और ऐसी आर्टिलरी गन्स को जल्द ही इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि ये हॉविट्जर गन 155 mm और 52 कैलिबर की ये गन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में इन गन्स को खास तौर पर इन इलाकों में ना सिर्फ डिप्लॉय करने के लिए, बल्कि दूसरे फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों में, यानी वो इलाके जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, उनमें भी डिप्लॉय किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने डेवलप किया है जिसको लेकर खास तौर पर
40 से 50 टन के इन आर्टिलरी गन्स को या टैंक्स को आसानी से मूव किया जा सकता है। यानी जो कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है और इसी के बेसिस पर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया जा रहा है। यानी दोनों लिहाज से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके इक्विपमेंट ऐसे हो कि वो इन पहाड़ी इलाकों में ऐसी भारी भरकम आर्टिलरी गन्स का बोझ ले सके और ऐसे मूवेबल आर्टिलरी गन्स को फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में डिप्लॉय किया जा सके। दरअसल वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक के बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। तब भी चीन ने इस पर टिप्पणी की थी, लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह चीन के लिए चक्रव्यूह तैयार किया गया, उससे बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह बौखला गए। उसके बाद से ही LAC पर अचानक चाइनीज आर्मी की तैनाती बढ़ने लगी। हालांकि चीन की ये जैसी भी चाल हो, भारत हर तरह से जवाब देने के लिए सक्षम है और तैयार है। बारूदों की बारिश में ड्रैगन को मटियामेट करने के लिए वज्र भी मैदान में है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के नक्शे पर इजराइल एक छोटा सा देश है, मगर इसकी हिम्मत के आगे बड़े से बड़े मुल्क सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब बात दुश्मन की हो तो इजराइल और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। किसी भी सूरत में अपने दुश्मन को नहीं बख्शता। कुछ ऐसा ही हुआ सीरिया की राजधानी दमिश्क में, जहां इजराइल के आसमानी लड़ाकों ने ताबड़तोड़ अंदाज में एयर स्ट्राइक की। आखिर क्या है नेफ्ताली बेनेट का मिशन सीरिया, आप खुद देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रात करीब 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन चंद मिनटों बाद ही आसमान में फाइटर प्लेन की गरज से पूरा इलाका थर्रा गया और उसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ मिसाइलों का वार। आसमान में परवाज भर रहे जंगी लड़ाकों ने सीरिया के कैपिटल दमिश्क में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद दमिश्क शहर का एक इलाका बम, गोला और बारूद से सन गया। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इजराइल की एयर स्ट्राइक सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर की गई। T4 सैन्य बेस पर इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इस एयर स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई वो विदेशी लड़ाके थे, तो वहीं घायल होने वाले 6 लोग सीरिया के सैनिक थे। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने अचानक ही दमिश्क के एयरपोर्ट पर हमला क्यों किया, क्यों ताबड़तोड़ अंदाज में एयर स्ट्राइक की। तो आपको बता दें कि इजराइल का मकसद था दमिश्क एयरपोर्ट पर मौजूद ड्रोन डिपो को तबाह करना। सीरिया की सना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दर्जनों मिसाइलों से हमला किया। दमिश्क एयरपोर्ट पर T4 सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि इजराइल की तरफ से इस एयर स्ट्राइक को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसीज ने दावा किया है कि सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर हमले की सबसे बड़ी वजह लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला। इस एयर स्ट्राइक में जिन 2 विदेशी लड़ाकों की मौत हुई, उनको लेकर इजराइल को आशंका थी कि वो लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला से जुड़े हुए थे और दमिश्क एयरपोर्ट पर जिस ड्रोन डिपो को इजराइल ने नेस्तनाबूद किया वो हिजबुल्ला का ही था। आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच बीते कई दशकों से जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि लेबनान का हिजबुल्ला संगठन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन करता है। ऐसे में इजराइल को शक था इजराइल के रास्ते हिजबुल्ला के आतंकी उसके मुल्क में दाखिल हो सकते थे। इतना ही नहीं, इजराइल पर हमला करने के लिए दमिश्क एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजराइल को इस बात की भी भनक थी कि हिजबुल्ला ने दमिश्क को अपना अड्डा बना रखा है। सीरिया के इसी शहर से वो हथियारों की खेप उठाते हैं और फिर इजराइल पर अटैक करते हैं। ऐसे में इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट पर मौजूद उस ड्रोन डिपो को भी तबाह कर दिया, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ करने वाला था।
ऐसे में प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट के ऑर्डर के बाद इजराइल की वायुसेना ने अपने खूंखार लड़ाकों को मिशन पर लगाया। चंद मिनटों में इजराइल के लड़ाकू विमान सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसे और तबाही मचाकर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। रैली, भाषण, आरोप और दावों का दौर शुरू हो चुका है। लखीमपुर कांड यूपी की सियासत का सेंटर में खड़ा है। सहारनपुर में अखिलेश यादव तो बनारस में प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड के बहाने सरकार पर निशाना साधा। की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए। जहाँ पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है। देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। देश के सबसे बड़े सूबे में होने वाले सत्ता घमासान का ये ट्रेलर है। ये आक्रामकता यूपी चुनाव में जबरदस्त जंग की आहट है। विपक्षी नेताओं का सरकार पर ये एक मुश्त प्रहार होने वाले वोट वॉर की शुरुआत है। अखिलेश यादव भी उतर चुके हैं और लखीमपुर कांड के बहाने प्रियंका गांधी भी डेरा जमा चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। 3 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में मौजूद प्रियंका गांधी बनारस में थी। सुबह सुबह बाबा विश्वनाथ की चौखट पर पहुंची, देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाकर यूपी विजय का अखंड आशीर्वाद मांगा और फिर मां दुर्गा के कूष्मांडा मंदिर में पहुंचकर शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना की। मंदिर में पूजा के बाद प्रियंका गांधी सियासी आरोप का पाठ पढ़ने के लिए मैदान में उतरी। पूर्वांचल की पहली चुनावी रैली में प्रियंका ने सबसे पहले जिक्र उसी लखीमपुर कांड का किया जिसके जरिए वो अपनी सियासत को नया आकार देना चाहती है। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। लखीमपुर कांड के बाद से ही प्रियंका गांधी यूपी में डटी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया और इल्जाम लगाया कि देश के प्रधान ने पीड़ित किसानों का हाल चाल न पूछकर अन्नदाताओं का अपमान किया है। कांग्रेस महासचिव का आरोप है कि बीजेपी के शासन में सिर्फ 2 ही तरह के लोग सुरक्षित हैं, बाकी सब टकटकी पर टंगे हैं। व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में है वो सुरक्षित हैं और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए। प्रियंका की रैली में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी थी। इस रैली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी। कई दिनों से बड़े बड़े दिग्गज कैंप कर रहे थे। किसान रैली नाम दिया गया था, लिहाजा रैली में हर एंगल से किसानों का जिक्र किया। किसानों के जरिए योगी सरकार की नाकामी गिनाई और दावा किया कि लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे तक जंग जारी रहेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है।
हमें कोई चुप नहीं कर सकता। बनारस से 1000 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव सरकार विरोधी मोर्चा संभाले हुए थे। सहारनपुर में खड़े समाजवादी नेता ने भी लखीमपुर कांड का जिक्र कर किसानों की फिक्र की और सरकार पर प्रहार किया। यहाँ पर किसानों को कुचल दिया गया, गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। कानून व्यवस्था और कोरोना के बहाने अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर वार किया। समाजवादी साइकिल को फिर से सत्ता की गलियों में दौड़ाने के ख्वाहिशमंद अखिलेश यादव ने बीजेपी की वादा खिलाफी याद दिलाई और फिर महंगाई के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। कहां से शुरू हुआ था डीजल पेट्रोल, कहां पहुंचा दिया? डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत कहां पहुंचा दी डीजल पेट्रोल की? यही हिसाब किताब नहीं। बताओ, जो आप बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं, डीएपी खरीदते हैं, खाद खरीद रहे, और खाद जब नापोगे, जब तौलोगे, तो बताओ खाद में, बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? मंच से उतरते उतरते समाजवादी नेता ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी को रोकने के लिए फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार है। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग एलआईसी भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन और अपील करते हैं। जाहिर है यूपी में चुनावी संग्राम का अनौपचारिक ऐलान हो चुका है। करीब 5 महीने पहले ही तमाम दलों के नेता मैदान में उतर चुके हैं। विपक्षी नेता सरकार की नाकामियों की फाइल लेकर घूम रहे हैं और सरकार अपनी कामयाबी गिना रही है। लेकिन इस सब के बीच लखीमपुर कांड यूपी की सियासत के सेंटर में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश की राजधानी दिल्ली को पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी दहलाने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी फेस्टिव सीजन में बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए। सख्त नजर रखी जा रही है और किसी भी नापाक साजिश को फेल करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया। बड़े आतंकी हमले का डर, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट। फेस्टिव सीजन में दिल्ली को दहलाने की फिराक में आतंकी। टेरर का टैंकर प्लान, सुरक्षा बल सतर्क और सावधान। देश की राजधानी दिल्ली पर आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। फेस्टिव सीजन का फायदा उठाकर आतंकी राजधानी दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। टेरर साजिश का इंटेलिजेंस इनपुट मिला और इसी के मद्देनजर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई। एक एक गाड़ी को दिल्ली पुलिस चेक करके बाकायदा तब ही जाने देती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और दिल्ली का ये सबसे मुख्य जगह मानी जाती है। दिल्ली का ये दिल कहलाता है कनॉट प्लेस। और आप देखिए यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और गाड़ियों को चेक करने के बाद ही दिल्ली पुलिस उनको आगे जाने देती है। कनॉट प्लेस का ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये पालिका बाजार है जहां पर रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते रहते हैं और आतंकियों के निशाने पर ये जगह हमेशा होती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार को पुलिस के टॉप अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। आतंकी हमले के खतरे से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। आतंकियों के निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे बाजार, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन हो सकते हैं।
मंदिरों को भी आतंकी टारगेट कर सकती हैं। इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है और आतंकियों का मंसूबा इस भीड़ का फायदा उठाकर नापाक साजिश को अंजाम देना हो सकता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग ली और तमाम मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। देखिए, झंडेवालान मंदिर में इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पैरामिलिट्री फोर्स को मंदिर के मुख्य गेट पर भी तैनात किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर वाले गेट लगाए गए हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर मंदिर से अंदर जाएगा उनको इस मेटल डिटेक्टर से हो करके गुजरना पड़ेगा और अंदर आने के बाद भी यहाँ पर बाकायदा दिल्ली पुलिस पहाड़गंज की जो टीम है उसको, थाने की टीम को खड़ा किया गया। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। महिलाएं जो भी जाएंगी उसको यहाँ से बाकायदा चेकिंग करने के बाद, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल उनको चेक करने के बाद, सामान चेक करने के बाद मंदिर के अंदर जाने देंगी। आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ मंदिर में कितनी ज्यादा होती है और चप्पे चप्पे पर देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर तक गश्त करते रहते हैं, यानी लोगों पर नजर रखते हैं। दहशतगर्दों के निशाने पर पेट्रोल पंप और ऑयल टैंकर भी हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी पेट्रोल पंप और ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर बड़ा धमाका करके ज्यादा तबाही फैलाना चाहते हैं। इसीलिए जो दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले पेट्रोल पंप हैं उन पर खासतौर से पुलिस की तैनाती की गई है। कनॉट प्लेस का पेट्रोल पंप है जहां पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी की भी तैनाती की गई है। यहां पर जो लोग आ रहे हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। पेट्रोल पंप को निशाना बना सकते हैं, साथ ही जो पेट्रोल के टैंकर हैं इनको भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। इन पेट्रोल टैंकरों में ब्लास्ट करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाकायदा कई लोगों की जान लेने का प्लान है ताकि हिंसा फैले, हिंसा की आ रही है और इसीलिए पेट्रोल टैंकरों के पास भी पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना ना होने पाए और इसीलिए दिल्ली में जो बीट पुलिसिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। शाम के 5 बजे से रात 12 बजे तक पुलिसिंग काफी तेज रहेगी और चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के लोग तैनात रहेंगे। साथ ही सीसीटीवी के जरिए पूरी दिल्ली में इस वक्त नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट में बताया गया है कि दिल्ली में हमले के लिए आतंकी संगठन लोकल सपोर्ट ले सकते हैं। लोकल क्रिमिनल्स और गैंगस्टर की मदद से साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए हैं। लोगों से पुलिस के लिए आंख और कान की तरह काम करने, सतर्क रहने और फौरन जानकारी देने की अपील भी की गई ताकि हर संदिग्ध शख्स और संदिग्ध गतिविधि पर वक्त रहते एक्शन लिया जा सके। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कुछ इस जगह पर खास यहाँ पर पोस्टर भी लगाए हैं इस तरीके से कि टू काउंटर टेरर योर अलर्टनेस इज इंडिस्पेंसेबल, यानी कि आतंक को रोकने के लिए आपका सतर्क होना काफी ज्यादा जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से किराएदारों और कामगारों के वेरिफिकेशन की भी अपील की। साइबर कैफे, केमिकल शॉप, पार्किंग अटेंडेंट्स, स्क्रैप डीलर और कार डीलर्स की जांच करने और नजर रखने की बात कही गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं और बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को भी पकड़ा था। इसके बाद यह खुलासा हुआ था कि दिल्ली अभी भी आतंकियों के टारगेट पर और इसीलिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हिंदुस्तान के दुश्मन जो नापाक ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के जांबाज जवान जिनके कंधे पर सरहद से लेकर शहरों तक की सुरक्षा का जिम्मा है, वो दहशतगर्दों के दस्तों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे पहुंच गए। 2 और आरोपियों अंकित दास और सुमित जायसवाल की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें लखीमपुर सहित लखनऊ में कई जगह दबिश दे रही है। देर सवेर वो भी गिरफ्त में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के शिकंजे में आए आशीष मिश्रा जेल में बड़ा बेचैन है, परेशान है, क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आदी एक मंत्री का बेटा
सोचिए, उसके लिए वहां ना एसी है, ना फ्रिज है, और ना ही नरम बिस्तर, और ना ही तरह तरह के पकवान। आखिर आशीष मिश्रा की जेल में पहली रात और पहला दिन कैसे बीता, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बेचैन बदहवास मंत्री जी का बेटा, कैसे बीती जेल में पहली रात। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचे करीब 20 घंटे हो गए हैं, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने वाले मंत्री पुत्र का जिस पल से लोहे के सीखचे से सामना हुआ, वो बेचैन है, परेशान है, बदहवास है। शनिवार देर रात गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा को जज के सामने पेश किया गया। उसके बाद लखीमपुर खीरी की जिला कारागार में लाया गया, लेकिन गिरफ्तारी से लेकर पेशी और पेशी से लेकर जेल लाने तक आशीष मिश्रा कांप रहे थे। माथे पर पसीना था, बेचैनी और जेल जाने का डर साफ चेहरे पर दिख रहा था। आशीष मिश्रा जब जेल पहुंचा तो सबसे पहले डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल जांच की। कोरोना जांच के लिए एंटीजन टेस्ट किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक जब आशीष मिश्रा को जेल में लाया गया तो वो बहुत घबराया हुआ था और पसीने से लथपथ था। जेल के नियमों के मुताबिक आशीष मिश्रा को तलाशी लेने के बाद बैरक नंबर 21 में रखा गया। 21 नंबर बैरक दरअसल क्वारंटीन बैरक है, जहां नए कैदियों को 14 दिन तक अलग और अकेले रखा जाता है। आशीष मिश्रा को सुरक्षा के लिहाज से भी बैरक में अकेला रखा गया है। ना तो आशीष मिश्रा को बिना इजाजत बैरक से बाहर आने की अनुमति है, ना किसी को अंदर जाने की। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो वहीं उनके बैरक के बाहर 2 लोगों को तैनात भी कर दिया गया है। बेहद ठाट बाट से रहने वाला मंत्री जी का बेटा जेल के सख्त नियम कायदों और सजा के बारे में सोच कर परेशान है। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में आशीष ने पहली रात बहुत मुश्किल से बिताई। बाकी कैदियों की तरह उसे भी सोने के लिए दरी और एक मामूली सी दरी और छोटी सी बैरक में नींद आती भी तो कैसे। पूरी रात आशीष मिश्रा बेचैनी में कभी बैरक में टहलता तो कभी बैठ जाता। सुबह होते ही दूसरे कैदियों के साथ आशीष मिश्रा को भी 5 बजे उठा दिया गया। सभी कैदियों की तरह उसे भी पानी और गुड़ दिया गया। करीब 40 मिनट योगा और व्यायाम कराया गया, जिसके बाद चाय और नाश्ते में मीठा दलिया दिया गया। रविवार के मेन्यू के हिसाब से लंच में कढ़ी चावल और सब्जी रोटी दी गई। गिरफ्तारी से पहले मीडिया के सामने खुलकर बोलने वाला और एसआईटी टीम के सामने तोते की तरह एक ही बात बार बार रटने वाला आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे आते इस कदर सहमा हुआ है जैसे कि वो कुछ बोलना ही न जानता हो। वो बिना कुछ बोले जेल से मिला हुआ नाश्ता और खाना चुपचाप खा रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि आशीष मिश्रा के साथ भी अन्य कैदियों की तरह ही बर्ताव किया जा रहा है। जो नियम कायदे बाकी कैदियों के लिए हैं, वहीं आशीष मिश्रा के लिए भी। जेल मैनुअल के हिसाब से आशीष मिश्रा से उनके परिवार से 3 सदस्य हफ्ते में 2 बार 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक आशीष के जेल में आने के बाद से अभी तक उनके परिवार से कोई नहीं मिलने आया है। अगर आशीष चाहें तो वो अपने परिवार के 2 सदस्यों से एक हफ्ते में 4 बार 5-5 मिनट के लिए फोन पर बात कर सकता है, लेकिन अभी तक किसी से फोन पर भी उसकी बात नहीं हुई है। अक्सर जब जेल में कोई नया कैदी आता है तो कैदी के परिजन उसके खाते में कुछ पैसे जमा कराते हैं, जिससे कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके या फिर परिजनों को फ़ोन कर सके। लेकिन हमारे जेल सूत्र बताते हैं कि अभी तक आशीष मिश्रा के परिजनों ने उसके खाते में कोई पैसा जमा नहीं कराया है और ना ही उसका कोई परिजन अभी तक उससे मिलने आया है। आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने आशीष की रिमांड के लिए अर्जी दी है, जिस पर अदालत सोमवार यानी कल सुनवाई करेगी और दूसरी ओर आशीष के वकील उनकी जमानत कराने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, लखीमपुर खीरी। अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया, वैसे तो इसे लोग खेती के लिए जानते हैं, मगर इन दिनों इसकी चर्चा सूखे की वजह से है।
कैलिफोर्निया सूखे के संकट से मुकाबला कर रहा है या पानी की बेहद कमी हो गई है? यहां मौजूद डैम, तालाब और झीलें सूख रही हैं। तकरीबन 25% इलाका पानी की कमी से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को राज्य में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। जमीन बंजर होने लगी, तालाब सूख रहे, लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करने को मजबूर हैं। ये तस्वीर किसी अफ्रीकी मुल्क की नहीं, उस देश की है जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है। जी हां, ये तस्वीर अमेरिका की। अमेरिका का कृषि प्रधान शहर कैलिफोर्निया भयंकर सूखे से जूझ रहा है। ऐसा सूखा जिसने अब तक के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार परेशान है, लोग बेहाल हैं, फसल सूख रही है, लोग भारी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कैलिफोर्निया के असल हालात क्या हैं वो आपको बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि यहाँ स्थिति कितने विकट है। ये कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, फोल्सम लेक, जिससे कल तक कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से को पानी मिलता था। यहाँ एक वक्त सैकड़ों टूरिस्ट सैर सपाटा करने आते थे। सूखी जमीन पर खड़ी ये बोट्स नीले पानी पर होती थी, मगर अभी झील सूखती जा रही है और ये बोट्स बेकार खड़ी। 4 करोड़ की आबादी वाले कैलिफोर्निया में जलाशय 45 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। कैलिफोर्निया का 25% इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है। पानी की स्टोरेज क्षमता सिर्फ 35% बची है। कैलिफोर्निया का दूसरे सबसे बड़ा ओरोवल डैम सूखता जा रहा है। यहाँ मौजूद ज्यादातर डैम्स का लगभग यही हाल है। वैसे तो कैलिफोर्निया में सूखे का इतिहास पुराना है, लेकिन फिलहाल हालात बेहद खराब हैं, जिसकी वजह उत्तरी और दक्षिण कैलिफोर्निया में क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। इस साल सर्दियों और गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाने की वजह से परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। इस सूखे का असर देश के किसानों पर तो पड़ ही रहा है, कुछ राज्यों में तो अरबों डॉलर का बोझ बढ़ गया है। राज्य में 4 लाख करोड़ डॉलर तक का बोझ बढ़ गया है और यहां पे वाटर सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। 1.3 बिलियन डॉलर पीने के पानी और वाटर सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए, 200 मिलियन डॉलर वाटर रिसाइकलिंग को बढ़ाने के लिए, 180 मिलियन डॉलर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, 100 मिलियन डॉलर नहर और नदियों के लिए रखे गए। इससे पहले राज्य में ऐसे हालात साल 1976 में देखे गए थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसोम ने राज्य के 58 से 50 गांवों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अधिकारियों ने लोगों को आदेश दिया है कि पीने के पानी के इस्तेमाल में 15% की कटौती कर दें। हालात को देखते हुए कैलिफोर्निया के लोगों ने नई तरकीब निकाली है, जहां पर लोग अब हवा से पानी बना रहे हैं और अपनी मुश्किलों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सूखाग्रस्त कैलिफोर्निया में लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीनों को खरीद रहे हैं ताकि उनके सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। रूस में एक बार फिर प्लेन इंसानी जिंदगियों के लिए मौत का परवाना बन गया। आसमान में उड़ते उड़ते एक प्लेन अचानक जमीन पर आ गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया और पलक झपकते ही 16 जिंदगियां मौत के आगोश में समा गईं। 7 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ, वैसे ही 2 और प्लेन इस साल क्रैश हो चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत का सबब बन चुके हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और पड़ताल हो रही है कि आखिर एक खास तरह के विमान ही बार बार क्रैश क्यों हो रहे हैं। रूस में रूह कपाने वाला हादसा। रूस में फिर काल बना विमान। ये उसी विमान का मलबा है जो सुबह सुबह आसमान से धरती पर आ गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। हादसे से पहले पायलट ने लेफ्ट इंजन फेल होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद कम आबादी वाले इलाके में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जमीन से टकराते ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगले हिस्से के तो परखच्चे उड़ गए, सिर्फ पिछला हिस्सा ही नजर आ रहा है। घटना रूस के तातरस्तान इलाके की है, जहां रविवार को एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 21 पैराशूट डाइवर समेत 23 लोग सवार थे। हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 घायलों को मलबे से निकाला गया, लेकिन वो भी बुरी तरह घायल हैं। उनकी हालत गंभीर है। यह विमान रूसी सेना और नौसेना की मदद करने वाले एक वॉलंटियर ग्रुप का था। बताया जा रहा है कि प्लेन पुराना होने की वजह से हादसे का शिकार हुआ। L-410 मॉडल का यह छोटा ट्रांसपोर्ट प्लेन चेक रिपब्लिक में 1970 की शुरुआत में बनाया गया था। आशंका है कि रखरखाव में लापरवाही की वजह से प्लेन के इंजन में खराबी आई।
हालांकि जांच जारी है, लेकिन ये छोटे और पुराने एयरक्राफ्ट रूस में लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस साल ये तीसरी घटना है। इससे पहले 19 जून को केमेरोवो ओब्लास्ट और 12 सितंबर को इरकुत्स्क ओब्लास्ट के पास प्लेन क्रैश हुए और इस साल अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। बीते कुछ महीनों में रूस के दूर दराज के इलाकों में विमान दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह विमानों का पुराना होना, जो अक्सर रडार से गायब हो जाते हैं और जंगल में क्रैश हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।